गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको बहुत नमस्कार। पंकज जी, अनिल कुमार, पंकज राजपूत, सचिंद्र कुर्मी, अनुराधा कुमारी, उदयवीर कौशल, मोहित कुमार, आशु, नीतीश सिंह, अनिल, अनुराग यादव, सुरेंद्र पाल, नमस्ते भाई, नमस्ते। उदयवीर कौशल कह रहे हैं पेमेंट से राधे 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 राधे। सुबोध, युग और फुल, नमस्ते भाई, नमस्ते। चलो आज का रंगन कार्यक्रम करेंगे शुरू। आज जैसे मैंने कहा था आपसे कि आज हम कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम समाप्त कर लें। दिलानी कादरी, गोविंद जी, रवि, सुबोध, नरेश, फर्स्ट क्लास से पिछली क्लास आपने सारी कंप्लीट कर ली होगी। मैं मान के आ रहा हूँ जो बच्चा क्लास में लाइव आए उसने पिछली क्लास कंप्लीट की हो। आदित्य, पंकज, निशल कुमार यादव, राम प्रसाद मीणा, अभिषेक, पंकज राजपूत, मनीष जलोर, रोशन चंद्र बोस सिंह, जय श्री राम भाई, कुर्मी साहब, अभिषेक। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, कल की क्लास में जाते हुए आपको क्या बताया था? कल मैं ट्रांसफॉर्मर पढ़ लिया था, है ना, और ये हम पढ़ चुके हैं, वोल्टमीटर वगैरह सब। कूलाम का नियम भी पढ़ लिया है, Q F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये बात हमने पढ़ ली है। अच्छा ठीक है, अब हम लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ के नियम। हालांकि ये जो किरचॉफ के नियम है ये बड़े बड़े इलेक्ट्रिक सर्किट सोल्व करने का काम आते हैं। जैसे जो बच्चा नीट की तैयारी की हो, किसी ने मेडिकल की या IIT की, तो वहाँ बड़े बड़े सर्किट सोल्व करने का काम आता है IIT वगैरह एग्जाम में। हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सर्किट ऐसे सोल्व करने नहीं है कि जो 15 मिनट में सोल्व हो, लेकिन इनके कुछ चीजें पेपर में इनसे पूछ लेता है, तो हमें केवल उस पर फोकस करना है। लेकिन पहला नियम कुछ ज़्यादा निहायती आसान है, तो सब वैसे भी समझ सकते हो, उसको हम डिस्कस करेंगे क्लास में, है ना। बच्चा कह रहा है कि अवसर निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, तो कूलाम का नियम किसी भी माध्यम पर, हाँ, कूलाम का नियम इस बात पर निर्भर करता है कि दो आपने जो चार्ज पार्टिकल लिए उनके बीच में क्या है, उनके बीच में अगर निर्वात है तो निर्वात की वैद्युतशीलता लिखेंगे। और आपने उनके बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक चीज रखी है, कोई परावैद्युतांक रखा है, तो उसकी वैद्युतशीलता लेंगे। तो कूलाम के नियम में दो आवेशित कणों के बीच में क्या माध्यम है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर किरचॉफ का बेटा जो फर्स्ट लॉ है, जो पहला नियम है, इस बात में फर्स्ट लॉ पर इसे हम कहते हैं, इसे किरचॉफ करंट लॉ भी कहा जाता है। पहले नियम कहा जाता है किरचॉफ करंट लॉ, इसका नाम किरचॉफ करंट लॉ भी है। साइंस वाले बच्चे जानते होंगे, इसे हम शॉर्टकट में बोलते थे 12th क्लास में, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। तो हम इतना बड़ा नहीं बोलते थे किरचॉफ करंट लॉ, बोलते थे KCL, किरचॉफ का धारा का नियम, किरचॉफ का धारा का नियम। बेटा इसमें किरचॉफ साहब ने क्या बताया वो भी समझ सकते हैं, जो काम की बात है उस पर मैं आऊंगा। किरचॉफ ने कहा कि हमारा कोई सर्किट है, मान लो कोई वैद्युत परिपथ है, और उस इलेक्ट्रिक सर्किट में ये जो मैंने डॉट बनाया है वो हमारे पास में इलेक्ट्रिक सर्किट में मैंने डॉट बनाया, ये मान लो कि वो जंक्शन है। जंक्शन यहाँ पर बहुत सारे ताराकर मिल रहे हो, तो सर्किट में कोई जो पॉइंट है जंक्शन है, इसे हम कहते हैं हिंदी में संधि, जंक्शन, जहाँ पर बहुत सारे ताराकर मिले। अब मान लो यहाँ बेटा एक बार ये है, एक ये मान लो वायर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी जंक्शन पर बेटा मान लो यहाँ पे जो करंट आई, ये करंट आई I1, ये आई I2, यहाँ से करंट निकल गई I3, I4, I5। उन्होंने कहा कि किसी वैद्युत परिपथ के, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट के सम के बराबर होता है। नहीं, इस जंक्शन पर जितनी करंट आएगी एग्जैक्ट उतनी करंट जाएगी। नहीं, आने वाली जो करंट है उनका सम कितना है, I1 + I2। तो I1 + I2 जो है वो किसके बराबर होगा, I3 + I4 + I5 के बराबर। यानी हम ये बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इनकमिंग करंट का जो सम है, इनकमिंग यानी कि आने वाली जो इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट का सम का सिंबल बनाते हैं ऐसे, तो इनकमिंग करंट का जो योग है वो किसके बराबर होगा, आउटगोइंग करंट के सम के बराबर। हिंदी वाले बच्चे सिंपल लिख सकते हैं। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। आने वाली धाराओं का योग होगा जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। आने वाली धाराओं का योग जो है वो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। इनकमिंग करंट का जो सम है वो आउटगोइंग करंट के सम के बराबर है। जिन बच्चों को नहीं पता बता दो, जो मैं सिंबल बता रहा हूँ, ये सिंबल जो होता है ये होता है सम का, योग का। ये उम्मीद कर रहा हूँ सबको पता होगा। अब इसे पेपर में अप्लाई कैसे कराएगा, ठीक है, वो देखो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई ये जंक्शन पर एक करंट आ रही है 12 एम्पीयर की, एक करंट आ रही है 9 एम्पीयर की, यहाँ से करंट निकल रही है 4 एम्पीयर, तो इस वायर में कितनी करंट होगी? ये कोई सर्किट का एक जंक्शन है, इस जंक्शन पर एक करंट आई 12 एम्पीयर, एक आई 9 एम्पीयर, और यहाँ से निकल रही है 4 एम्पीयर, तो इस वायर से कितनी निकलेगी आप बताओ। ये क्वेश्चन करना है बच्चे, ये करेंगे। हाँ, सिग्मा बोलते हैं, बताया तो भाई, सिग्मा कहते हैं। डिफ्यूजन एमिशन कंडक्शन के तरीकों का उपयोग करने के ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जन क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है? ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र कुछ हमारे पास में आए हैं और देखिए अच्छा लगा कि सबका आंसर सही है। देखो, अगर इस जंक्शन पर हमें पता है कि टोटल आने वाली जितनी करंट होगी उसका जो सम है जाने वाली करंट के सम के बराबर होगा। और हमारे पास में ये 12 है, ये टोटल कितना होगा 21 एम्पीयर। टोटल करंट 21 एम्पीयर, 21 एम्पीयर जानी चाहिए। अगर 4 एम्पीयर यहाँ से चली जाएगी 100% यहाँ से 17 एम्पीयर की करंट जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर है। अभी तो केवल आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन बना देगा। अब आते हैं पेपर में जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो पेपर में आती है लिखेंगे महा इंपॉर्टेंट, वो है ये। अच्छा बताओ, जब मैं आपसे कह रहा हूँ किसी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा, जितनी करंट आएगी उतनी करंट चली जाएगी। अच्छा, करंट क्या होती है? आपने बताया करंट का चार्ज का फ्लो करना, आवेश का बहना। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि किसी जंक्शन पर जितना चार्ज जितना आवेश आएगा उतना ही चार्ज आवेश चला जाएगा। तो चार्ज का भागने तो करंट है। तो पेपर में पूछता है कि किरचॉफ का जो पहला नियम है ये किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पर काम करता है? किरचॉफ का पहला नियम जो है ये चार्ज कंजर्वेशन पर काम करता है, आवेश के संरक्षण पर। किसी जंक्शन पर जितना चार्ज आवेश आएगा उतना ही चार्ज आवेश चला जाएगा। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है ये चार्ज कंजर्वेशन आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है कि किसी भी जंक्शन पर जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज चला जाएगा, ठीक है।
क्या लिखेंगे? Kirchhoff's first law. Kirchhoff's first law is an example of law of conservation of charge. हिंदी लिखेंगे किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह उसका उदाहरण है। किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है। किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है। ये बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किरचॉफ का जो करंट लॉ है, कैसे याद रखना? किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ करंट लॉ केसीएल। तो केसीएल में सी आ रहा है, यानी कि चार्ज कंजर्वेशन पे काम करता है। याद रखने के लिए याद कर सकते हैं, केसीएल में क्या लिखा है? सी। तो चार्ज कंजर्वेशन पे काम करता है, यानी किसी जंक्शन पर जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज आएगा। या फिर कह सकते हैं कि किसी जंक्शन पर जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। तो इनकमिंग करंट का जो सम है वो आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होगा। तो किस पे काम करता है? आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। अब आते हैं सेकंड लॉ। ठीक, जो बेटा सेकंड लॉ है इसे हम कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसे हम ट्वेल्थ में बोलते थे केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। पहला केसीएल है, केवीएल है, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। ये जो है ये प्योरली अगर हम बड़े बड़े सर्किट सोल्व करें जहाँ पर बहुत सारी बैटरी लगी हो, बहुत सारे तार लगे, वहाँ पे काम आता है। लेकिन हमारे पेपर के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है समझो कि यहाँ पे प्योर लाइन में रखनी पड़ेगी। तो कई बार हमें थोड़ा सा साम दाम दंड भेद भी अपनाना पड़ता है। तो पेपर में पूछा कि किरचॉफ का सेकंड लॉ किस पे काम करता है? ठीक है, तो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है ये काम करता है एनर्जी कंजर्वेशन। तो लिखेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ is an example of law of conservation of energy. किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बेटा ये दो लाइन आपको याद रखनी है कि किरचॉफ का जो पहला नियम है उसके लिए आवेश संरक्षण पर काम करता है, दूसरे वाला ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ये दो पॉइंट में ध्यान रखना है, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद एक काम करेंगे, आप लोगों ने याद भी दिलाया, मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते याद आया कि एक मैंने आपको बताया था डीसी और एसी के बारे में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। अच्छा, कोई आपसे पूछे, जैसे बच्चे के कमेंट से मुझे याद आया, उसने कहा था कि किरचॉफ का नियम एसी पे काम करता है कि डीसी पे? बेटा किरचॉफ का नियम एसी डीसी दोनों पे काम करते हैं। तो डायरेक्ट करंट और बैटरी वाली अल्टरनेटिंग करंट जो बिजली घर से हमारे पास आती है, इनमें थोड़ा डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं एसी और डीसी में। यहाँ देखना, तो एक और लिख रहा हूं मैं, डीसी डायरेक्ट करंट, इष्ट धारा, और एक इसे शॉर्ट में कहते हैं डीसी। एक होता है हमारे पास में अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। चलते हैं एसी से, अल्टरनेटिंग करंट एसी। अब हमें समझना बेटा डायरेक्ट करंट है, सबसे पहले इसका जो सोर्स है ये हमें कहाँ से मिलती है? इसका सोर्स हमारे पास में बैटरी, जो बैटरी से करंट मिलती है वो होती है डीसी। या हमारे पास डीसी जनरेटर भी होते हैं जो डीसी को जनरेट करते हैं, डीसी जनरेटर। तो आम जीवन में जनरली आपको इसका सोर्स देखने को मिलेगा वो बैटरी। अब उसमें होता है क्या, जैसे कि ये इसका सोर्स हो गया बैटरी, बैटरी से मिलता है। अब ये जनरेट करो डीसी में होता है क्या, बैटरी से करंट मिलती है, ये करंट बनती कैसे है? याद करो मैं इस क्लास में आपको बार बार कह रहा हूं कि आपने तार के सिरे पर बैटरी जोड़ी तो तार में करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। करंट फ्लो का मतलब होता है चार्ज, करंट का मतलब होता है चार्ज का फ्लो करना। बेटा जो डीसी करंट बनती है ना, ये चार्ज के फ्लो करने की वजह से बनती है। अगर किसी तार में अगर डीसी करंट चल रही है तो इसका मतलब है कि उस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना, इलेक्ट्रॉन का बहना, उस वजह से कौन सी करंट बनती है? डीसी डायरेक्ट करंट। तो इसलिए जो होती है ये बनती है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाहित होने से उत्पन्न होती है। ये कैसे उत्पन्न होती है? आप चार्ज का फ्लो करने से। जैसे मान लो कि मेरे पास में कोई तार है, रेजिस्टेंस आर है, यहाँ मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, तो बैटरी लगाते करंट चल रही है, तो जो करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है, अगर करंट की डायरेक्शन ये है यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में फ्लो कर रहे होंगे। जब इलेक्ट्रॉन करते हैं फ्लो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से बनती है। दूसरा, अब देखना अगर करंट की डायरेक्शन है ये, करंट जा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्किट में, तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे। तो जो हमारे पास में डायरेक्ट करंट होती है इसकी फिक्स डायरेक्शन होती है। अगर करंट वायर में इधर को जा रही है तो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसकी वैल्यू और इसकी डायरेक्शन समय के साथ बदलती नहीं है। द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ डीसी डज नॉट चेंज विद टाइम। बेटा डीसी चाहे करंट हो आपके पास में चाहे वोल्टेज हो, इनकी जो दिशा है वो समय के साथ बदलती नहीं है। क्या लिखेंगे हम कि प्रत्यावर्ती धारा या विभव का मान, चाहे डीसी वोल्टेज की बात करो चाहे करंट की बात करो, इनका वैल्यू और दिशा समय के साथ बदलती नहीं है। द वैल्यू ऑफ डीसी, देखो दिष्ट धारा का मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। ना इनका मान बदलेगा ना इनकी डायरेक्शन चेंज होगी। एक काम करूँ मैं यहाँ पे सभी हटा के पूरा डीसी बता दूँ। इसका पर एक ग्राफ बनाएंगे ना, टाइम के साथ में, समय के साथ में, इधर टाइम लिख रहा हूं मैं, ये डीसी है धारा है, इनकी वैल्यू और डायरेक्शन समय के साथ वेरी नहीं होती। और वैल्यू मान लो कि डीसी की ये मान लो 0 एम्पीयर है, मान लो 2 एम्पीयर है, और 2 एम्पीयर तो फिक्स रहेगी 2 एम्पीयर ही। तो समय के साथ में जो डीसी है इसकी ना वैल्यू चेंज होती और ना ही इसका डायरेक्शन चेंज होती। तो दोबारा समझेंगे, जो डीसी करंट है ये कौन सी जो बैटरी से मिलती है या डीसी जनरेटर से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ये जब डीसी करंट होती है ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से पैदा होती है। यानी किसी तार में करंट चल रही है, डीसी करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और इनकी जो वैल्यू है और इनकी जो दिशा है वो समय के साथ बदलती नहीं है, फिक्स डायरेक्शन होगी और साथ में क्या होगी इसकी, ठीक। अच्छा, दूसरा लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, ये थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है इसे। इसका सोर्स क्या है? ये अल्टरनेटिंग करंट बिजली घर से हमारे घर में पहुंच रही है, ये बैटरी से नहीं मिलती। ये हम प्राप्त करते हैं एसी जनरेटर, जो शादी गांव में जनरेटर चलते हैं एसी जनरेटर होते हैं, वो एसी पैदा करते हैं। तो एसी जनरेटर ये टर्बाइन, जो टर्बाइन घुमाकर डैम पर जो बिजली पैदा करते हैं, टर्बाइंस वो अल्टरनेटिंग करंट पैदा करते हैं। तो जनरेटर यूज कर सकते हैं, टर्बाइन का यूज कर सकते हैं। अब देखो इसमें ध्यान समझना, बेटा जब
एसी जो करंट होती है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, ध्यान रखना। अब यहाँ से बात को समझना, यहाँ तक आपको समय पहले से पता है कि जो बैटरी वाली डीसी करंट है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करेगा इधर, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होंगे, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की बनती है कि चार्ज के प्रवाहित होने से बनती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो नहीं करता है, चार्ज ऑसिलेट करता है, दोलन करता है। तो किसी वायर के अंदर एसी करंट चल रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन भाग नहीं होता है एक दूसरे से, वहां पे इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑसिलेट कर रहा है, आगे पीछे चल रहा है, इसके बगल वाला भी ऑसिलेट कर रहा है, आगे पीछे चल रहा है, इसके बगल वाला भी ऑसिलेट कर रहा है, आगे पीछे चल रहा है। यानी कि पूरे वायर में जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे झूलते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की मोशन में तो है, लेकिन वहीं कहीं आगे पीछे है, ये अगले वाला भी कहीं आगे पीछे चल रहा है, इसके अगले वाला भी कहीं आगे पीछे चल रहा है। ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, जो प्रत्यवर्ती धारा है, ये चार्ज के या इलेक्ट्रॉनों के ऑसिलेट करने से पैदा होती है। दोनों फर्क है, यहाँ चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है इधर को करंट की डायरेक्शन के विपरीत दिशा में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है। तो ये कैसे पैदा होती है? ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। आवेश के दोलन करने से उत्पन्न होती है, आवेश के दोलन करने से। ड्यू टू ऑसिलेशन, ध्यान समझना इस शब्द को कि एसी में इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है, ऑसिलेशन करता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यानी कि जो चार्ज है वो फ्लो करता है, प्रवाहित होता है एक सिरे से दूसरे पर। चार्ज पार्टिकल भाग रहे होंगे, फ्लो पास आ रहे होंगे, पूरा फ्लो करे सेकंड में लगातार, यहाँ पे वहीं के आगे पीछे चल रहा है। अब बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन वहीं के वहीं आगे पीछे हिलेगा, उसकी डायरेक्शन तो कभी फिक्स हो नहीं सकती। जब इलेक्ट्रॉन ये है, इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर को भागेंगे तो करंट डायरेक्शन उसके विपरीत इधर होगी, तो वापस इधर आएंगे तो करंट डायरेक्शन ये हो जाएगी, इधर गए तो करंट डायरेक्शन ये, इधर आए तो ये, लगातार करंट डायरेक्शन बदलती रहती है। इसमें इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते समय इधर भागेगा तो धारा की दिशा उसके विपरीत हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो करंट डायरेक्शन होगी, तो करंट डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है। अब करंट डायरेक्शन चेंज होने के साथ वैल्यू भी चेंज होगी, समझो, तो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेगा तो एक क्षण के तो रुकेगा ना, मोमेंटली रुकेगा हल्का सा, फिर वापस आएगा, फिर रुकेगा, तो वैल्यू भी लगातार चेंज होगी, क्योंकि स्पीड कम ज्यादा होगी उसकी, तो वैल्यू भी चेंज होती है, एसी की डायरेक्शन भी चेंज होती है, दोनों चीजें चेंज होंगी। ठीक है, अच्छा अब लिखना द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ एसी varies with time। प्रत्यावर्ती धारा का मान और दिशा समय के साथ बदलता रहता है। वैल्यू भी चेंज होगी और साथ में क्या चेंज होगा? डायरेक्शन भी लगातार चेंज होगी। ग्राफ आपने देखो इसी का, उस ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, विद टाइम वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज होती है, ना डायरेक्शन फिक्स रहेगी ना ये। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक बात और देखना, दोबारा आगे थोड़ा समझना जो काम का पेपर के लिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एसी में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, वहीं के वहीं ऑसिलेट करता है, दोलन करता है, और एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन होते हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो भारत में जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक करंट आती है, एसी जो आती है हमारे घरों में, तो बचा होता है इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होती है। हमारे घर में जो अल्टरनेटिंग करंट आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेट करने से बन रही है। तो इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन, कितने दोलन पूर्ण करता है, आपको बताना है। ठीक है, जब पढ़ाएंगे बेटा अंकित खरे स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, वहां पता चल जाएगा आपको। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, तो भारत में जो अल्टरनेटिव करंट यूज करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। यूएसए वगैरह में 60 हर्ट्ज का यूज करते हैं, यूएसए में, इंडिया के लिए ये इंडिया के लिए 50 हर्ट्ज, यूएसए में यूज करते हैं 60 हर्ट्ज। यानी कि अगर मैं भारत की बात करूं, यहाँ पर मैंने कहा कि एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन 50 ऑसिलेशन पूरे कर लेगा। एक ऑसिलेशन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन इधर गया वापस वहीं आ गया, तो एक दोलन पूरा हो गया इसका, वापस वहीं आया, यहाँ से स्टार्ट किया और फिर वापस वहीं आ गया। तो मैं आपसे कहूँ कि एक चीज बताओ मुझे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेगा तो एक ऑसिलेशन में वो दो बार डायरेक्शन चेंज कर लेगा, एक बार इधर गया और फिर वापस आया, तो एक ऑसिलेशन में दो बार दिशा बदली, तो यहाँ तो एक सेकंड में 50 ऑसिलेशन हो रहे हैं भारत में। तो अगर एक सेकंड में 50 ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो यानी कि अगर एक ऑसिलेशन में दो बार दिशा बदली जा रही है, तो एक सेकंड में तो 100 बार बदलेगा। तो अगर आपसे पूछे कि जो भारत में अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में 50 ऑसिलेशन करता है, एक ऑसिलेशन में दो बार दिशा बदली जाती है, तो एक सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगी करंट की? 100 बार। इन एक सेकंड द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस 100 टाइम। प्रत्येक सेकंड में धारा की दिशा 100 बार बदल जाती है, प्रत्येक सेकंड धारा की दिशा 100 बार, क्योंकि एक सेकंड 50 ऑसिलेशन है, एक ऑसिलेशन में दो बार दिशा बदलेगी तो 50 100 बार बदल जाएगी, प्रत्येक सेकंड धारा की दिशा 100 बार बदल जाती है, 100 बार बदलेगी। ठीक, अच्छा दूसरी चीज, अब एक बात और देखना है यहाँ पर तभी, अब हमें पता चला कि अल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन वहीं ऑसिलेट करता है, तो एक सेकंड में 50 ऑसिलेशन पूरे करता है, तो फ्रीक्वेंसी होगी 50, एक ऑसिलेशन में दो बार दिशा बदलेगी तो 100 बार दिशा बदलेगी। अब एक बताओ, मैंने कहा था कि इसमें वैल्यू भी चेंज होती है, डायरेक्शन भी, आप डायरेक्शन समझ गए, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। अब आपके सर वैल्यू भी चेंज हो रही है, ये तो बड़ा काम हो गया। अब मान लो मैंने एक एमीटर लगाया और उसने अल्टरनेटिंग करंट बताई मुझे, मान लो कि 2 एम्पीयर, तो मैंने एक वोल्टमीटर लगाया, उसने हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज बताई 220 वोल्ट। तो जो 220 वोल्ट है वो कौन सी वैल्यू है? उसमें लगातार वैल्यू चेंज होती है, तो लगातार वैल्यू चेंज हो रही है, तो वोल्टमीटर की जो रीडिंग आई है 220, वो क्या है? वो बिल्कुल पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है, ये बिल्कुल न्यूनतम वैल्यू बता रहा है, क्या बता रहा है? देखो क्या लिखेंगे, रीडिंग ऑफ एसी वोल्टमीटर, रीडिंग ऑफ एसी वोल्टमीटर, एसी वोल्टमीटर का पाठ्यांक। जो एसी वोल्टमीटर है बेटा उसका पाठ्यांक क्या मेजर करता है? तो वो ना तो पीक वैल्यू मेजर करता, ना बिल्कुल न्यूनतम वैल्यू मेजर करता, वो जिस वैल्यू को मेजर करता है उसे बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि एवरेज वैल्यू समझ लो आप सिंपल शब्दों में। इसलिए एसी वोल्टमीटर का जो रीडिंग होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये मेजर करता है वर्ग माध्य मूल मान, से बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान। यानी कि अगर मान लो पेपर में आपसे कहे कि एसी का हमने वोल्टमीटर एसी के साथ जोड़ दिया, वो वोल्टमीटर जो रीडिंग बताएगा वो मैक्सिमम वैल्यू है, न्यूनतम वैल्यू है, वो सिंपल एवरेज है या वो वर्ग माध्य मूल मान है, हम बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान है। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? जो मैक्सिमम वैल्यू अपॉन अंडर रूट 2 के, यहाँ पे वी नोट जो है ना ये पीक वैल्यू है, जो वोल्टेज वैल्यू लगातार चेंज होगी तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, पीक वैल्यू।
अधिकतम मान को पीक वैल्यू एट ए रूट टू। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये आपको करना है क्वेश्चन मेरा। इफ द रीडिंग ऑफ AC voltmeter is 220 volt, then find peak value of voltage। हिंदी में लिखेंगे, यदि AC वोल्टमीटर का पाठ्यांक, यदि AC वोल्टमीटर का पाठ्यांक 220 वोल्ट है, तो वोल्टेज का उच्चतम मान बताइए। तो उसने क्वेश्चन हमारे से क्या कहा, इसने कहा कि AC वोल्टमीटर का पाठ्यांक, बेटा AC वोल्टमीटर का पाठ्यांक होता है, यानी कि उसे हम कहते हैं वर्ग माध्यम मूल मान, VRMS वैल्यू। तो VRMS वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट। और कह रहा है कि पीक वैल्यू बताओ, यानी कि V नोट पूछ रहा है, तो आपको पता है कि जो पीक वैल्यू होगी वो तो VRMS √2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो V नोट क्या आएगा, VRMS × √2। तो VRMS वैल्यू 220 है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, लगभग सोल्व करेंगे 311 वोल्ट आ जाएगा। जिन बच्चों का आंसर 311 वोल्ट आ रहा होगा उन सबका एकदम ठीक आंसर है। ये कितना आएगा, 311 वोल्ट। अब यहाँ पे एक बात और समझना, अगर कोई आपसे पूछ ले कि सेम वोल्टेज की AC और सेम वोल्टेज की DC में ज्यादा खतरनाक कौन है, तो आप ज्यादा खतरनाक किसे बताएंगे, सेम वोल्टेज की AC को या DC को। सेम वोल्टेज 220 वोल्ट की मेरे पास DC है, 220 वोल्ट की मेरे पास में AC है, ज्यादा खतरनाक कौन है, बेटा ध्यान रखना। 220 वोल्ट की जो DC है ना, उसकी वैल्यू लगातार 220 है, लेकिन 220 वोल्ट की जो AC है वो आपको रीडिंग तो 220 दिख रही है, पर उसकी पीक वैल्यू 311 वोल्ट तक पहुंचेगी। यानी कि 220 वोल्ट की जो AC है वो 311 वोल्ट तक झटका मारेगी। सेम वोल्टेज पर AC खतरनाक होती है। बहुत सारे लोग बच्चों को बताते हैं कि सेम वोल्टेज पे वैसे बोलते हैं कि DC खतरनाक है, तब ये कंपैरिजन होता है सेम वोल्टेज में। सेम वोल्टेज की AC और DC में ज्यादा खतरनाक AC होती है। थोड़ा फर्क ये होता है, सर कोई बंदा DC का झटका लगा तो DC में इसकी ज्यादा बंद करती है, ज्यादा जलेगा DC से, लेकिन जो AC होती है ना वो चल के झटका मारती है, उससे बंदे को हार्ट अटैक आता है, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो मरने की जो संभावना है व्यक्ति की वो AC से ज्यादा है। लेकिन ज्यादा आपको देख रहा है कि बाहर से आपको लगेगा खतरनाक हो सकता है कि भाई सेम वोल्टेज का AC DC टकराया, तो हो सकता है कि जो DC है उससे ज्यादा खाली जल जाएगी, काली दिखाई देगी, बहुत खतरनाक जला। लेकिन सेम वोल्टेज की AC का झटका सीधा क्या करेगा, इतना तेज वाइब्रेट करेगा आपकी बॉडी को कि आदमी को हार्ट अटैक आ जाएगा, वो मर जाएगा। तो इसमें DC से हो सकता है कि बंदे को झटका लगे, उसकी स्किन जले, हाथ जल जाए, मरने की संभावना थोड़ी सी कम है। AC में मरने की संभावना ज्यादा है, हो सकता है कि बाहर से जला उतना ना दिखे, लेकिन मरने की संभावना बनती है। तो लिखेंगे एट सेम वोल्टेज AC is more dangerous to DC। सेम वोल्टेज पर AC DC की अपेक्षा अधिक खतरनाक होती है। सेम वोल्टेज पर AC DC की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, तो मैंने कहा कि बाहर से आम आदमी को देखने में लग सकता है कि DC जला रही है, स्किन जल जाएगी, हाथ जल जाएगा, ज्यादा स्किन बर्न हो जाएगी, वो DC में दिख सकता है आपको। लेकिन खतरा क्या होता है, चीनी मरने का है वो ज्यादा किस पे है, वो AC से है। तो सेम वोल्टेज की AC ज्यादा खतरनाक है, इंसान को ज्यादा मार सकती है वो। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि जितना वोल्टेज हो वो ज्यादा खतरनाक है। बंदा 11,000 वोल्ट की लाइन से टकराया, सेकंड में खत्म कहानी उसकी। तो 220 रुपये 311 वोल्ट झटका लगा है, तो 11,000 और ज्यादा झटका लगेगा। पीक वैल्यू उसकी और ज्यादा होगी, वो तो एवरेज वैल्यू है 11,000, तो पीक वैल्यू तो ज्यादा आएगी, 1.4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, तो और ज्यादा खतरनाक है वो। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बताया कि रीडिंग ऑफ AC वोल्टमीटर की हम ये बोलते हैं ऐसी रीडिंग ऑफ AC एमीटर, रीडिंग ऑफ AC एमीटर, AC एमीटर का पाठ्यांक इसे हम कहते हैं IRMS। और ये किसके बराबर होता है, ये भी पीक वैल्यू अपॉन √2 के। तो करंट की पीक वैल्यू अपॉन √2 के, दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो उन्होंने क्वेश्चन रखा है कि AC एमीटर की रीडिंग क्या कही जाती है, न्यूनतम मान, उच्चतम मान, वर्ग माध्यम मूल मान। तो बोलेंगे वर्ग माध्यम मूल मान। AC वोल्टमीटर की रीडिंग क्या कहलाती है, वर्ग माध्यम मूल मान। और वर्ग माध्यम मूल मान जो होता है वो पीक वैल्यू अपॉन √2 के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा धीरे हम इस चैप्टर के बिल्कुल अंतिम दौर की तरफ चल रहे हैं। लिखा नहीं लिखने का समय दें, कुछ कमेंट हम देख लेते हैं तब तक पीछे के। देखो एक आप लिखना, एक बच्चा पूछ रहा है कि ESU क्या होता है, ESU। ये ESU बेटा हम इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, वैद्युत स्थैतिक इकाई, वैद्युत स्थैतिक इकाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। जैसे स्टैट कूलम भी कहा जाता है, स्टैट कूलम, इसी को कहते हैं स्टैट कूलम। ESU को इधर होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि चार्ज होता है ना, आवेश, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, चार्ज को SI मात्रक होता है, कूलम होता है। ठीक है, तो चार्ज की SI यूनिट कूलम है। लेकिन आपको पता है कि एक हमारे पास CGS प्रणाली भी होती है, CGS सिस्टम, CGS। जब CGS सिस्टम होता है हम लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, मास को द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं और टाइम को सेकंड में। भाई SI यूनिट में क्या करते हैं, लंबाई मीटर में नापते हैं हमेशा, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं वहां पर भी। तो CGS प्रणाली में जो चार्ज का मात्रक होता है वो ESU होता है, ना कि कूलम। तो ESU क्या है, चार्ज का ही मात्रक है, लेकिन चार्ज की SI यूनिट नहीं है, ये चार्ज की CGS प्रणाली में यूनिट है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि ESU क्या है, इट इज ए यूनिट ऑफ चार्ज इन CGS सिस्टम। यह है CGS प्रणाली में आवेश का मात्रक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ये क्या है, CGS प्रणाली में आवेश का मात्रक। ऐसा यूनिट नहीं, ऐसा यूनिट होता है इसकी कूलम। और एक कूलम जो होता है वो लगभग 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। एक कूलम जो है वो लगभग 3 × 10⁹ ESU के बराबर, स्टैट कूलम के बराबर। 3 × 10⁹ बेटा, 3 × 10⁸ नहीं। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है वो किसके बराबर है, लिया।
3300 की करंट 33000 वोल्ट होता है भाई, 1000 वोल्टेज की लाइन होती है, 11000 वोल्ट 33000 वोल्ट। मैंने लगा ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, वोल्टेज को कम ज़्यादा करना। अब देखो मैंने कल क्लास में पढ़ी थी, बच्चा पूछा 33000 वोल्ट। आपने देखा आपके गाँव में खेत में से जो लाइन जा रही होगी, आपने सुना होगा 33000 वोल्ट की लाइन है, ये 11000 वोल्ट की लाइन है ना, 66000 वोल्ट की लाइन है। तो जब हम क्या करते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया और वो इलेक्ट्रिसिटी आपको एक शहर से दूसरे शहर में भेजनी है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, एक शहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी दूसरे शहर में भेजी जाएगी, वो हमेशा हाई वोल्टेज पर ही भेजी जाती है। वो हाई वोल्टेज में क्यों हाई वोल्टेज में, क्योंकि आपको मैंने कल बताया था कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो जितने गुना वोल्टेज बढ़ाएगा करंट को उतनी गुना कम कर देगा। जब हाई वोल्टेज में करंट को ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे हम, वोल्टेज बढ़ाई है 33000 वोल्ट की लाइन, 4000 वोल्ट की लाइन है, वोल्टेज बढ़ाई तो करंट बहुत कम होगी, जितनी कम करंट होगी तो हीट क्या होती है तार में पैदा, I स्क्वायर RT। तो अगर करंट कम पैदा होगी तो हीट कम पैदा होगी, यानी कि हमारी जो एनर्जी है वो कम से कम लॉस होगा। हमेशा ट्रांसपोर्टेशन हाई वोल्टेज पे करेंगे, जितनी वोल्टेज हाई होगी करंट उतनी ही लो होगी, करंट की वैल्यू लो होगी तो हीट कम से कम पैदा होगी, तो उष्मा के रूप में, गर्मी के रूप में ऊर्जा की हानि नहीं होगी। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी आप बचा लोगे, एनर्जी को सेव करने कैसे करते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी आपके शहर गांव में पहुंच जाएगी। अब तो घर का 6000 वोल्ट की लाइन चलेगा नहीं, वो 100 वोल्ट पे चलना है, 220 वोल्ट पे काम करना है। हम फिर क्या करेंगे, हर गली मोहल्ले में ट्रांसफार्मर रखेंगे, होता है स्टेप डाउन। तो आप गली मोहल्ले में ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है, उस 33000 वोल्ट की लाइन पर 11000 वोल्ट की लाइन को 220 वोल्ट बदलेगा, क्योंकि हमारे घर में 220 वोल्टेज आती है, तो स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को कम। तो ट्रांसपोर्टेशन करते समय हाई वोल्टेज पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, ये गुड्डू कुमार मंडल परेशान हो रहा है भाई, कितना ज्ञानी तो सब कुछ आता है क्या। तो बेटा एक तो ना एक कमेंट बच्चा बार बार करता है, उसको मैं बिल्कुल भी वैसे कंसीडर करता ही नहीं हूँ। चाहे तू 1 लाख बार लिख ले, जैसे मुझे पढ़ाना वैसे पढ़ाऊंगा मैं। ऐसे लिखा है, कितना ज्ञानी, 2 क्वेश्चन पूछूंगा ना, हवा नहीं आएगी इसे। अच्छा दूसरा, अब इसमें एक क्यों लिखेंगे, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस स्पेलिंग में टी आएगा कि टी आएगा, टी यही लगा, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। चालक की धारिता, चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, चालक की धारिता, ठीक है। अगर मैं देखना ये हमारे पास में चालक की धारिता से का मतलब क्या है, इस बात को फील करने की कोशिश करना। जैसे मेरे पास बेटा ये मान लो कि चालक है, कंडक्टर, चालक समझो ना, कोई मेटल की चीज ली मैंने, जैसे धातु को गोला ले लिया, कंडक्टर चालक मैंने बताया कि बेस्ट एग्जांपल ले सकता है मेटल धातु, ठीक है। अब आपने क्या किया, हमारे पास मान लो धातु का गोला है और आपने इसे कुछ चार्ज दिया आवेश, तो चार्ज जो है ना वो हमेशा किसी धातु की सतह पर प्रभावित हो जाता है, उसकी सरफेस अंदर नहीं जाता, चार्ज फ्लो करता है किसी चालक की सतह पर। इसका बहुत बड़े लाइफ में यूज कर सकते हैं, जब भी किसी चालक को चार्ज देंगे उसकी सरफेस से फ्लो करेगा वो। तो अगर मैं आपसे कहूं, अगर कभी मौसम खराब हो, बिजली चमक रही हो, बारिश हो रही है और बिजली गिरने की संभावना हो और आप अपनी कार से जा रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप अपनी कार में बैठे रहें या कार से उतरकर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएं। आप किस ऑप्शन को फॉलो करोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी कार से जा रहे हैं और कहाँ पर बैठना पसंद करेंगे, कार में या पेड़ के नीचे, आप बोलेंगे सर हम कार में बैठे, उसी कार में बैठ जाएंगे, शीशे ऊपर तक चला लेंगे गाड़ी को, बिल्कुल ऐसे करेंगे, एक बिल्कुल दरवाजे बंद कर लेंगे, खिड़की बंद कर लेंगे। उसका फायदा क्या होगा, अगर बिजली आपकी गाड़ी के ऊपर गिर भी गई तो चार्ज जो है वो सरफेस बॉडी पे सरफेस करेगा गाड़ी की, और टायर के थ्रू आपके जमीन में चला जाएगा। और जमीन इतना बड़ा कंडक्टर, कितना भी चार्ज दो सबको पी जाता है, धरती बहुत बड़ा चालक है। तो हमें गाड़ी में रहना, बस ध्यान रखना कि गाड़ी के शीशे बंद हो, उसका गेट बंद कर लेना, सारा चार्ज फ्लो करेगा बॉडी से, एक परफेक्ट एक हो जाएगा ना, गोला बन जाएगा वो, तो सारा चार्ज बॉडी पे फ्लो करेगा और टायर से पहुंच जाएगा अंदर, ठीक। लेकिन बेटा देखो, जैसे हमने नॉर्मली धरती तो ली नहीं, मैंने एक सिंपल सा कोई गोला ले लिया, आप इसे चार्ज दोगे सरफेस फ्लो करेगा, और चार्ज दोगे वो इसके ऊपर क्या करेगा, फ्लो करेगा। अब चार्ज जब लगातार आप इसे देते रहेंगे तो चार्ज का एक लेवल बनता जाएगा, चार्ज का लेवल एक तल बनता जाएगा, एक सतह बनती जाएगी, लगातार चार्ज देंगे लगातार क्या होगा, चार्ज देने से लेवल जो इंक्रीज करना शुरू कर देगा। लेकिन बेटा लगातार चार्ज देते रहेंगे तो कुछ देर में क्या होगा, किसी भी कंडक्टर की ना चार्ज को होल्ड करने की, धारण करने की कैपेसिटी होती है, कोई भी चार्ज को धारण करने की उसकी कैपेसिटी है। अगर लगातार चार्ज देते जाएंगे तो कुछ देर के बाद चार्ज क्या होगा, लीक होना शुरू हो जाएगा, लीक। अब सोचो ना, अब लगातार चार्ज दे रहे हैं, ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे, प्रतिकर्षित, तो लीक होना शुरू हो जाएगा। यानी कि चार्ज को भी ये होल्ड करना, ये किसकी लिमिट है, उससे चार्ज हो गए तो उससे चार्ज को झेल नहीं पाएगा, वो उससे लेवल बढ़ता रहेगा। तो किसी कंडक्टर को कितना चार्ज धारण कर सकता है, कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसकी औकात कितनी है, उसे कहते हैं धारिता, कैपेसिटेंस। अभी जैसे हम किसी कंडक्टर को मैंने गोला लिया, उसमें लगातार चार्ज दे रहा हूं, लेवल बढ़ता जा रहा है, तो लेवल बढ़ने का मतलब ये है कि इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है। अब उसे पोटेंशियल क्यों बढ़ रहा है, याद करो पोटेंशियल की डेफिनेशन निकाली थी कि किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या क्या कार्य है। अब लगातार से चार्ज दोगे तो नया चार्ज लाने में ज्यादा कार्य नहीं करना पड़ेगा, सारे रिपेल करेंगे उसके अंदर यहां से, और जब लगातार चार्ज देंगे चार्ज लेवल बढ़ जाएगा, तो नया चार्ज लाना बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, तो जाके नया चार्ज आएगा, वहां से दूरी बढ़ा देंगे वो। यानी जैसे चार्ज का लेवल बढ़ता है यानी कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाता है, टेक्निकल शब्दों में कहें, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये चार्ज जो है वो क्या करेगा, जैसे चार्ज देंगे तो पोटेंशियल बढ़ना शुरू होगा। तो जैसे हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते जाते हैं तो चार्ज का लेवल बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ता है, पोटेंशियल बढ़ने का मतलब है कि नया चार्ज लाना और मुसीबत का काम हो जाएगा। अच्छा प्रोपोर्शनल चिन्ह बताएंगे, तो आप सभी को पता ही है कि जब इस पोटेंशियल लगाते हैं कांस्टेंट आप लिखते हैं सी से, यहाँ पे जो सी है ये इसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस, धारिता। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, चालक की धारिता। तो कोई चालक कितना आवेश धारण कर सकता है, उसका कैपेसिटेंस कितना है, चालक की धारिता का फॉर्मूला होता है ग्रुप डी में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है चालक की धारिता से। तो चालक की जो धारिता होती है वो कितना चार्ज धारण करेगी, उसकी औकात कितनी है, धारिता का फॉर्मूला होता है कि कितना चार्ज दिया और अपॉन कितना पोटेंशियल है उसका, तो C = Q/V। अच्छा सभी को पता है कि चार्ज को हम नापते हैं कूलम में, पोटेंशियल को नापते हैं वोल्ट में, और कैपेसिटेंस होता है इसका मतलब होता है बेटा फैराड। एक साइंटिस्ट का नाम है फैराड, तो एकदम कैपिटल F से, तो हम कह सकते हैं कि 1 फैराड होता है कूलम पर वोल्ट के बराबर, 1 फैराड होता है कूलम पर वोल्ट के बराबर। तो 1 फैराड जो है वो कूलम पर वोल्ट के बराबर है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इससे मैं आपसे एक दो बातें पूछने वाला हूँ, ये आपको बतानी है। धात्विक समायोजन थर्मोस्टेट संवेदकों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। चांदी, जैसे कि एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पेपर में आया क्वेश्चन लिया मैंने, तो पेपर में आया था। इसने कहा कि यदि कोई संधारित्र कैपेसिटर चार्ज को धारण करे कैपेसिटर, तो यदि कोई संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलम
संधारित करता है तो उसकी धारिता बतानी है, बट आपको बताना है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू होता है Q बाई V। अब कैपेसिटेंस बताना आपको, धारिता बतानी कितना चार्ज धारण करने की उसकी औकात कितनी है। तो Q कितना है 1 कूलम और वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, तो ये कितना जाएगा 0.1 फैराड। आंसर आ जाएगा हमारा इसका सी ऑप्शन, 0.1 फैराड यानी कि सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है हाँ ऐसे ये क्वेश्चन पेपर में रखा है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पूछा उसने, उसके क्वेश्चन पूछा सिगरेट क्यों ध्यान रखना कि जो क्यू है वो कूलम नहीं हो, जब मेडिकल करें ऐसा यूनिट यूज नहीं है, ये कूलम नहीं होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए आपको आंसर ये वोल्ट में होना चाहिए वोल्टेज। ठीक है ऐसे उसने क्वेश्चन पूछा पेपर में कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश को धारण करते हैं क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं, संधारित्र। चार्ज को धारण करने वाले कहते हैं संधारित्र। ठीक अब वापस आ जाते हैं अपने इसमें। मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि मैंने सिंपल सा एक कंडक्टर लिया, ठीक है सिंपल सा हमने कंडक्टर लिया, उससे हमने चार्ज दिया तो चार्ज किस तरह से फ्लो करने लगा, फ्लो कर रहा है, आपने बहुत बढ़िया चार्ज फ्लो कर रहा है उसके ऊपर। अब इसकी एक औकात है, एक लिमिट से चार्ज को धारण नहीं कर सकता वो, तो उससे चार्ज देंगे तो वो लीक होना शुरू हो जाएगा, तो वो जो उसकी औकात है जो कितना चार्ज को धारण कर सकता है उसे कहते हैं धारिता, कैपेसिटेंस। इसका फॉर्मूला होता है Q बाई V, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है एक काम करते हैं, चलो आज में टाइम नहीं बचा, 15-20 मिनट भी लगेंगे इस चैप्टर में खत्म होने में, तो कल खत्म कर देंगे फिर 20 मिनट में, जल्दीबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, जहाँ इतनी क्लास ले ली है तो कल 20 मिनट और पढ़ लेना। ठीक है तो बाकी मिलते हैं कल। ठीक है ओके बाय। कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है।